हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न इंडिया 97 में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएसटी का पेपर जो 2020 में आया था। कंप्लीट डिस्कस करेंगे, लास्ट टाइम है ये। और इस समय पेपर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने का उद्देश्य है मेरा बस इतना सा कि आप अपने आप को जांचें कि हाँ, पेपर का जो एग्ज़ाम का लेवल है वो ये है, तो आप उसके अंडर आ रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं। तो लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं। वैसे पेपर ये वाला तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, और जो अभी पेपर आ रहा है एनालिसिस तो आपने भी देखा होगा, तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा। जो सिलेबस दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो आपको बस उतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। आपको सबको पता है, ये धौलावीरा से पता चलता है, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी यानी हड़प्पा के मेसोपोटामी जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें किस शब्द का प्रयोग किया गया है हड़प्पा के लिए? तो मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया में, याद रखेंगे। हड़प्पा की दो महत्वपूर्ण फसलें थीं, तो गेहूं और जौ, पता है ना आपको, गेहूं और जौ हड़प्पा कालीन की दो महत्वपूर्ण फसलें हुआ करती थी। निम्न में से कौन सा नगर हड़प्पा कालीन व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था? तो ये था लोथल। लोथल व्यापारिक गतिविधियों का भी केंद्र था। हड़प्पा कालीन नगरों में से कौन शासन करता था हड़प्पा कालीन नगरों पर? तो जो व्यापारियों का अल्पतंत्र था ये शासन करता था। आंसर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद, जिसको लिखा रहता है मुंडको उपनिषद, भी यहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते, और इसका अर्थ होता है सत्य की सदा ही विजय होती है। अगला है, जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है, ये विचारधारा किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये उपनिषद में ऐसा कहा गया है कि जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में जिस अपराध का वर्णन अधिक किया गया है वह था पशु चोरी। पशु चोरी जो अपराध था उसका वर्णन अधिक किया गया है, यानी उस समय पर ये अपराध काफ़ी प्रचलित था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में किन लोगों को पड़ी विशेषण से अभिहित किया गया? तो जो व्यापार को नियंत्रित करते थे ना, उन्हें पड़ी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, धन उधार देने का उल्लेख सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में हुआ है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में हुआ है सर्वप्रथम इसका उल्लेख कि हाँ, धन उधार देने की भी एक रीत होती है। अगला है, निम्न में से मगध के किस शासक ने स्थायी रूप से राजधानी गिरिब्रज से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया? अगर ये क्वेश्चन आया तो मतलब इसमें मतलब सबको स्टार मिले होंगे, क्योंकि अजातशत्रु है, लेकिन वो तो किया था उदयन ने ना, तो उदयन ने किया था। उदयन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन में तो सबको स्टार मिलेंगे। अगला है, घोषिताराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित था? तो ये था कौशाम्बी में, घोषिताराम विहार कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण धर्म में किस संप्रदाय के उदय के बाद मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ? तो जो भागवत संप्रदाय है ना, भागवत आने के बाद ही मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का महानतम टीकाकार कौन था? तो बुद्ध घोष। बौद्ध धर्म और बुद्ध घोष तो मैच ही कर रहा है नाम एकदम, इन्हें कहा जाता है महानतम टीकाकार। अगला क्वेश्चन है, महावीर के पश्चात जैन धर्म का महान गुरु या संत कौन थे? तो संभूति विजय ये जैन धर्म के महानतम गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया था मेगास्थनीज ने। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या थी? तो भाषा थी प्राकृत। जितने भी उसने शिलालेखों लिखवाए थे तो ज़्यादातर या अधिकतर सभी में प्राकृत भाषा का ही उल्लेख मिलता है। अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में काराधान का विशेष उल्लेख किया गया? तो ये जो रुमिनदेई शिलालेख है
नेपाल में, तो उसमें कराधान का उल्लेख किया गया है। पुराणों के अनुसार संपूर्ण मौर्य वंश का शासन वर्ष रहा, तो कितने वर्ष तक ये शासन किया था, तो ये 137 वर्ष तक शासन काल रहा इनका पूरा। मौर्य काल में मुख्यतः सिक्के ढालने की के लिए किन धातुओं का प्रयोग किया जाता था, तो चांदी और ताम्र, इनका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में राजकीय भवन मुख्यतः किस वस्तु से निर्मित थे, तो मौर्य काल में जो राजकीय भवन थे वो सबसे ज़्यादा लकड़ी से निर्मित थे। सोने चांदी के भी महलों का उल्लेख मिलता है कि हाँ भवन बने रहते थे, लेकिन जो राजकीय भवन थे वो लकड़ी के थे। अगला क्वेश्चन है, शिलालेखों में उल्लेखित अशोक का एकमात्र पुत्र है वो है तीवल। तीवल का ही उल्लेख मिलता है शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार केंद्र सरकार के किस अधिकारी के पास राज्य की आय या राजस्व जो नियंत्रण का प्रभार होता है, तो समाहर्ता के पास ये वाला प्रभार होता है, राज्य की आय वाला। अगला क्वेश्चन है, अशोक का धम्म था एक, तो ये इन सभी में सबसे जो सुटेबल ऑप्शन है वो है सामाजिक धार्मिक समस्याओं के प्रति लौकिक दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में चीनी भारत को किस नाम से जानते थे, तो ये सेनदून और पेपर में लिखा हुआ था वो गलत था, सेनदू सही होगा। अच्छा, चीनी लोग कैसे बोलते होंगे ना, सेनदू, कुनलुन, ताहिया, सियाहिया, मतलब अजीब भाषा है ना ये चमगादड़ों की। खैर, अगला देखिए, निम्न में से किस कला शैली ने सर्वप्रथम बुद्ध को मानवीय रूप में चित्रित करने का प्रमाण मिलता है, किस कला में, तो ये कला कांधार लिखा हो, कांधार नहीं वो गांधार शैली थी ना, गांधार शैली में है, तो यहाँ पर आप गांधार कर लीजिए इसको, ठीक है। अगला देखिए, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में किस नगर का सजीव वर्णन किया गया, तो साकल का सजीव वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, तो पेन चाओ, ऐसे नाम रहते हैं इनके ना, पेन चाओ जो जनरल थे चीनी, उन्होंने कनिष्क को हराया था। पेन चाओ, पान यान, सी हुआंग टी हों, भाई कैसे नाम है। अगला क्वेश्चन है, मतलब कोई यहाँ अगर भारतीय होते तो क्या होता, राम श्याम राम। अगला क्वेश्चन है, संगम युग में भारत के सर्वाधिक आयातित वस्तु क्या थी, मैंने ऑप्शन नहीं दिए इसमें क्योंकि ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है सोना और चांदी यही सबसे ज़्यादा आता था हमारे देश में, पता नहीं क्यों। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय पक्षी का सर्वाधिक निर्यात किया जाता था, बताइए, मयूर का सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के मेहरौली में स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में बना लौह स्तंभ किसकी याद में बना था, तो ये सिर्फ चंद्र लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त, ये गुप्त काल में बना था इतना तो मुझे पता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे या फर्स्ट थे ये तो नहीं पता, पर ये गुप्त काल में, जिसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, उसी काल में बना था। और ये जो लौह स्तंभ है ना, इसकी विशेषता ये है कि इसमें कभी जंग नहीं लगता, मतलब इतने सालों से बना है, आज तक इस लौह स्तंभ में जंग नहीं लगा, जाकर देखना कभी। निम्न में से किसका संबंध वाराह मिहिर से है, तो इनमें से जो योग यात्रा है इसका संबंध वाराह मिहिर से है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है, तो सबको पता है मेघदूतम है, ऋतु संहार है, कुमार संभवम भी है, लेकिन 10 कुमार चरितम नहीं है। 10 कुमार चरितम किसकी है, तो वो महाकवि थे दंडिन है और 10 कुमार है, तो ये मैच कर रहा है आपस में, ऐसे याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, यानी कृतियाँ भी पूछता है इतिहासकार जितने भी हुए। उत्तर भारत के किस नगर को सर्वोत्तम रेशम उत्पादन केंद्र माना जाता था, तो उत्तर भारत में ये वाराणसी को सर्वोत्तम रेशम उत्पादन केंद्र माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस देश के व्यापारियों का रेशम पर एकाधिकार था, तो बस इन्हीं का था, चीन।
अगला क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन में राजा का भाग या अंश सामान्यतः क्या कहलाता था? तो ये कहा जाता था भोग, मतलब उनका भाग जो होता था उस उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था, जिनमें से दूसरे स्थान पर कौन था? तो दूसरे नंबर पर किसान था। अगर पहले नंबर की बात करें तो उसने सबसे पहले दार्शनिक कहा, दार्शनिक या शिक्षक आप कह सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, कुछ समझ में आ रहा हो और मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो आपको, तो सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 9वीं शताब्दी का मेधा तिथि जो है वो किस प्रसिद्ध ग्रंथ का टीकाकरण था? तो ये मनुस्मृति का है टीका। अगला क्वेश्चन देखिए, शंकराचार्य ने निम्न में से किस स्थान पर मठ की स्थापना नहीं की थी? उन्होंने मठों की स्थापना की थी प्रचार के लिए, तो उन्होंने काशी में नहीं की थी, बाकी कांची में है, याद रखेंगे, कांची में है, पुरी में है, केदारनाथ में है, पर काशी में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए किस प्रकार की भूमि अनुदान किए जाते थे? मतलब जो भूमि दिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था ब्रह्मदेव भूमि। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश के लिए किस संज्ञा या शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो गजी कहते थे उसे सल्तनत काल में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अकालग्रस्त लोगों की मदद के लिए अकाल संहिता तैयार की थी? तो मुहम्मद बिन तुगलक ने तैयार की थी अकाल संहिता, याद रखेंगे। मुस्लिम शासन की स्थापना से पूर्व कश्मीर में किस धार्मिक संप्रदाय का केंद्र था? तो शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय किसे कहते हैं? जो वो संप्रदाय जो शिव की पूजा करते थे उसे शैव कहा गया, और जो विष्णु यानी नारायण की पूजा करते थे उसे वैष्णव कहा गया। तो शैव यानी भगवान भोलेनाथ से संबंध था इनका। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य के प्रांतों को कहा जाता था? तो इन्हें कहा जाता था तराप या अतराप। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा संगीत वाद्य सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध था? तो मृदगम सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, वह लेखक जो संस्कृत का एक निष्णात विद्वान भी था वो कौन था? तो वह था अलबरूनी। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया? तो वल्लभाचार्य ने किया है। अब इसके बाद है, भूमि उत्पादन में भू राजस्व के रूप में मराठा राज्य का कितना हिस्सा होता था? तो 25% हिस्सा होता था मराठा राज्य का, जिसका क्या कहते थे? चौथ कहते थे, चौथ। ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का, अंग्रेजी सेना के कमांडर सर हग रोज ने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1857 की क्रांति के दौरान किसे विद्रोहियों का सर्वोत्तम बहादुर नेता कहा था? तो उन्होंने कहा था रानी लक्ष्मीबाई, जिनकी ग्वालियर में 1857 की क्रांति में लड़ते समय वीरगति को प्राप्त हुई ये, और उस वक्त आपको पता होना चाहिए मात्र 23 वर्ष इनकी उम्र थी जब ये सतगति को प्राप्त हो गई। ठीक है, तो ये क्लास हो जाती है यहीं पर समाप्त, और मैं मिलती हूँ जल्दी अगले वीडियो में। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा, और आपके एग्ज़ाम के लिए आपको वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।